अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल की इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। और आज उसके सिलसिले में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इन्फ्लेशन या प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे कि ये अपने चैप्टर का नाम रखते हैं। ठीक है जी। तो एक दफ़ा जल्दी से मैं एक रिव्यू कर लूँ कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। हम एएस लेवल के 6 यूनिट्स से 6 यूनिट्स में से चौथा यूनिट कंप्लीट होने वाला है, फिर पाँचवा और छठा रह जाएगा। चौथे यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने चौथे यूनिट का टॉपिक देखे थे, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। आज प्राइस स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। फिर 2 यूनिट्स रह जाएंगे जिसमें 3-3 4-4 5-5 चैप्टर्स हैं। तो होपफुली ये 3 से 4 क्लासेस का कोर्स रह गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर फर्द को वैसे ही जनरली समझ में आती है बात, कि जब महंगाई होती है तो क्या होता है। बस जब हम उसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ महंगाई में अच्छा भी है। तो पहले हम टर्म्स समझ लेते हैं कि टर्म्स क्या है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई मुदम्मिल भाई? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब करेंसी जो है वो वीक होती है तो उससे प्राइसेस बढ़ते हैं। नहीं, डायरेक्ट करेंसी पे क्यों चलेगा, आप सिंपल डेफिनेशन पे जाएं। आप इसकी डेफिनेशन यूँ दीजिए कि राइज इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जी। राइज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन तो मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना। तो जनरल प्राइस लेवल, किसी एक चीज़ की महंगी, कोई एक चीज़ महंगी हो गई उसकी बात नहीं हो रही। जनरली इकोनॉमी में प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो टाइम पीरियड डिफाइंड होता है। आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, एक हफ्ते की इन्फ्लेशन चेक करना चाहते हैं, एक महीने की करना चाहते हैं, एक साल की करना चाहते हैं, ईयर ऑन ईयर करना चाहते हैं, डेकेड ऑन डेकेड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कीमतों का बढ़ना, ठीक है। अब कीमतें जो है वो मुख्तलिफ रफ्तार से बढ़ सकती हैं। कीमतें बढ़ने की रफ्तार जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। अगर कीमतें एक मुनासिब रफ्तार से 1% 2% हर साल बढ़ती रहेंगी तो क्या ये भी बुरा है? और क्या कीमतों को गिरना चाहिए है, कम होना चाहिए? तो पहले कीमतों के कम होने से मुतालिक दो तरह के अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूँ। एक लफ्ज़ होता है डिफ्लेशन और एक होता है डिस इन्फ्लेशन। दोनों में फ़र्क होता है। डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस जो हैं वो गिर गई हैं। एक्चुअली कीमतें नीचे आ जाएं। एक्चुअली डिक्रीज इन प्राइस। जनरल प्राइस जो पीछे बात हो रही है ना, जनरल की बात हो रही है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरा तो बार बार हम नहीं डिस्कस करेंगे। जबकि डिसइन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कि जो चेंज, ये डेल्टा बनाते हैं, चेंज होता है कि चेंज इन प्राइस पिछले साल इतना था, फिर चेंज इन कमी आई प्राइस है। उससे साल इतना हुआ, फिर चेंज इन प्राइस इतना हो गया। ठीक है, कीमतें बढ़ तो रही हैं। पहले 100 से 110 हुई थी, फिर 110 से 115 हो गई, 120 130 नहीं हुई, 115 हो गई, फिर 116 हो गई। तो कीमतें बढ़ तो रही हैं लेकिन बढ़ने की रफ्तार अगर पहले से कम है तो हम उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब है कि एक्चुअली महंगाई में कमी हो जाना, यानी एक्चुअली कीमतें कम हो जाना। महंगाई में कमी होना सही लफ्ज़ नहीं है इसके लिए। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन की जी क्या कहा? अभी है स्क्रीन विजिबल? अच्छा जी। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, इन्फ्लेशन नापने के लिए मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ बहुत सारे तरीक़े पैरेलली इस्तेमाल करती हैं। वो इसलिए कि बाज़ तरह की इन्फ्लेशन बाज़ ख़ास लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अच्छी हुकूमतें जानना चाहती हैं हर एंगल से कि किसी ख़ास सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा इम्पेक्ट तो नहीं आ गया, ताकि उसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने की ज़रूरत पड़े, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की ज़रूरत पड़े तो वो की जा सके। ठीक है, तो इन्फ्लेशन नापने का जो तरीक़ा है वो क्या होता है कि आप एक बास्केट लेते हैं गुड्स की। ठीक है,
एक गुड्स की बास्केट लेते हैं, मतलब एक डिफाइन करते हैं कि ये 100 कमोडिटीज़ हम लेंगे या 150 लेंगे या 200 लेंगे। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट कमोडिटीज़ हैं वो आप लेंगे। उसमें आटा भी होगा, चीनी भी होगी, घी भी होगा, सीमेंट भी होगी, सरिया भी होगा, दालें भी होंगी, पेट्रोल भी होगा, गैस भी होगी। उसके अंदर जो है वो कमोडिटीज़ जो कि कंज्यूमर जनरली यूज़ करते हैं, एक ब्रॉड बेस कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, उन सारी कमोडिटीज़ की प्राइस आप लेंगे और उस प्राइस को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार मेजर करते रहेंगे। जो इन्फ्लेशन मेजर करने के इदारे हैं वो हफ्तावार भी प्राइस नोट करते हैं ताकि गवर्नमेंट को वीकली स्टैटिस्टिक्स मिलते रहें, कोई फैसला करने में आसानी हो। महीनावार खुद ब खुद निकल आएंगे, 4 हफ्तों के बाद जब रीडिंग लेंगे तो खुद ब खुद वो 1 महीने की कहलाएगी, साल के बाद की खुद ब खुद ही निकल आएगी। ठीक है, तो एक तो वो हर कुछ दिनों में ये चेक करते हैं कि अब प्राइस क्या हो गई, अब प्राइस क्या हो गई, अब प्राइस क्या हो गई। और हम ये देखते हैं कि बेस के मुकाबले में अभी डिफरेंस क्या आया प्राइस का। ठीक है, तो अब बेस का क्या मतलब हुआ कि अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछला हफ्ता हमारा बेस वीक हुआ, पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछला साल हमारा बेस ईयर हो गया, पिछले 5 साल पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो पिछले 5 साल पहले का हमारा बेस ईयर वो हो गया। नॉर्मली क्या करते हैं, बेस ईयर को आमतौर पे 10-10 साल के लिए एक रखा जाता है ताकि हर साल नए सिरे से इन्फ्लेशन ना नज़र आ रही हो, बल्कि पिछले सालों का इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा हो। ये बड़ा ज़रूरी है। क्यों कि एक साल 15% इन्फ्लेशन हो गई, उसके अगले साल 2% हुई, तो एम्प्लॉयर करे यार 2% तो हुई है। नहीं भाई, 2% नहीं हुई, ये 15% प्लस 2% हुई है 2 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2% का इम्पैक्ट आया है, पीछे से जो ड्रैग है 15% का आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को ईयर ऑन ईयर लेने के बजाय किसी एक बेस के साथ नत्थी करते हैं, और आमतौर पर वो बेस के साथ 10 साल के लिए नत्थी होता है, डेकेड टू डेकेड वो शिफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा, आमतौर पे बेस जो सेलेक्ट किया जाता है। जी ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किया है। ये इनफैक्ट जी जी बोलें। सैलरी जब कैलकुलेट कर रहा था उसमें हम इन्फ्लेशन करते हैं और हमें अक्सर ये वाला मसला आता है कि वो ये कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं कि यार इस साल तो सिर्फ 2% ही हुआ। जी ये बात बिल्कुल सही है। जी, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, लेट सपोज अभी चल रहा हो, लेट सपोज 2028, ठीक है, और हमने बेस बना लिया 2020। आमतौर पे अगर 2020 में कोई मेगा इवेंट हुआ है, कोई बहुत फ्लड आ गया है, कोई तबाही हो गई है, कोई साइक्लोन आ गया है, कोई अर्थक्वेक आ गया, खुदा न खास्ता कोई मेजर ग्लोबल रिसेशन आई थी, कुछ मसला हुआ था ऐसा जो कि नॉर्मल से हटके था, तो फिर ये वाला साल नहीं लेंगे, इससे एक पीछे चले जाएंगे, इससे एक आगे आ जाएंगे। कोशिश ये करते हैं कि बेस ईयर डेकेड टू चेंज हो रहा है, 2020 से 2030 में जाएगा, लेकिन वो जो अगर 2030 में जाते हुए 2030 को हमने देखा कि इसमें मसला था, तो या तो 2029 ले लेंगे या 2031 से ले आएंगे। तो ये जो बेस ईयर लिया जाता है, कोशिश की जाती है कि ये थोड़ा स्टेबल साल लिया जाए। हमने ये कहा, रिपीट करता हूँ मैं, कि जो हमारा बेस ईयर सिलेक्शन है इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं, जैसे आमतौर पे बेस ईयर डेकेड टू डेकेड शिफ्ट होता है, 2020 बेस किया, अगली दफ़ा 2030 बेस होना है, लेकिन आपने देखा 2030 में तो कोई फ्लड आ गया भाई, तो फिर आप 2030 को बेस नहीं बनाएंगे, फिर वो आपके लिए अच्छा बेस नहीं है, अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि उससे आप अपने आप को कंपेयर करें। अगर फ्लड्स आ गए तो उसकी वजह से प्राइस लेवल्स वैसे ही बहुत डिस्टॉर्ट हुए होंगे, इसलिए उससे कंपेयर करना रीज़नेबल नहीं है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा साल बेस ईयर की कैलकुलेशन के में आ रहा होता है कि रखना, तो ये था लॉजिकली या असूली तौर पे 2030 को बेस ईयर रखना था, हमने तय किया हम हर 10 साल बाद बेस ईयर चेंज करेंगे अपना, लेट सपोज। तो अब अगर 2030 को रखना था, लेकिन 2030 में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट हो गया सोसाइटी में, तो क्या करते हैं कि एक साल पीछे चले जाते हैं या एक साल आगे आ जाते हैं, और उसको डिफाइन करते हैं बुक्स में अपनी कि हमने इस वजह से ये साल शिफ्ट किया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईयर था हमारा। ठीक है, अब एक बेस ईयर आपने ले लिया 2020 की प्राइस को कहेंगे 100। ठीक है, इसीलिए आप उनसे कहिए कि इन्फ्लेशन मत देखिए बल्कि इन्फ्लेशन का इंडेक्स देखिए। ठीक है, इंडेक्स क्या कहलाएगा कि 2021 जब आएगा, ये साल चल रहा है 2021 में, लेट सपोज 5% इन्फ्लेशन हुई तो हमारा इंडेक्स हो जाएगा 105। ठीक है, फिर अगर 2022 में 10% इन्फ्लेशन हो गई तो ये हो जाएगा 115। तो अब ये ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाएगा आपको, ये जो फिगर है ये इंडेक्स कहलाती है।
ठीक है। और इसका इंडेक्स निकालने में इसके मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं, जैसे कि CPI, SPI। क्या मतलब हुआ? CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ी बकेट होती है वो यही होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बहुत सारे आइटम्स लिए जाते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के ऊपर डाइवर्सिफाइड होते हैं, ठीक है। SPI वो चीज़ों का इंडेक्स बनता है जिसमें कि ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो जिनकी प्राइस के चेंज से सोसाइटी में ज़्यादा सेंसिटिविटी है। जैसे हमारे मुल्क में पेट्रोल की प्राइस, घी की प्राइस, चीनी की प्राइस, आटे की प्राइस, ठीक है, ये SPI में आएंगी। ऐसी प्राइसेस जिनके चेंज होने से सोसाइटी में ज़्यादा बड़ा मसला होता है। तो SPI में कम चीज़ें होती हैं, 30 होती हैं लेट्स सपोज। CPI में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट 100 होती हैं। कंपैरेटिवली बता रहा हूँ कि इतना डिफरेंस होता है SPI और CPI की कमोडिटीज़ में, ठीक है। इसी तरह से एक आपकी होती है फूड प्राइस इन्फ्लेशन या फूड प्राइस इंडेक्स। इसमें जो है वो आप फूड आइटम्स देते हैं गरीबों के लिए, ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं। जी सर। This SPI stands for SPI इज सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और फूड प्राइस इंडेक्स ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आमतौर पे तनख्वाह देने वाले इदारे CPI को टैग करते हैं। वो क्या करते हैं कि जितनी इन्फ्लेशन CPI के अंदर कैलकुलेट हो रही है उसी के हिसाब से आपकी तनख्वाहें हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये बात हो रही है अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ की या फिर अच्छे लेवल पे नौकरी करने वालों की जो इस पे नेगोशिएट करते हैं अपनी। तो इंडेक्स को देखने से क्या होता है कि आपको ऑटोमेटिकली पिछले सालों का कम्युलेटिव मिलता चले जाता है। तो कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि सिर्फ 5% हुई है इन्फ्लेशन, बल्कि वो ये कहेगा कि भाई पिछले बेस ईयर से 15% हो चुकी है या 15 बेस पॉइंट हो चुकी है। एक्चुअली परसेंटेज नहीं रहेगा अब ये, जब ये यूँ चलेगा तो अब ये परसेंटेज नहीं रहेगा, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स परसेंटेज के बजाय हम कहेंगे कि 15 बेस पॉइंट से बढ़ गई है, ठीक है जी। तो ये हो गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका या सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इस बात की कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में इश्यूज आते हैं कुछ, थोड़ी वो भी बात कर लेते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, मैं जो चल रहा हूँ वो जो सिलेबस के कंटेंट की इसका फ्लो है उसी के साथ चलता चला जा रहा हूँ। तो अब अगले जो बात इसके साथ ही इन्होंने जोड़ी हुई है वो ये है कि वो क्या इश्यूज हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मसला, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है वो बेस ईयर की है, जो अभी डिस्कस हुई हमारी, कि बेस ईयर सिलेक्शन में आपको जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि चूँकि ये फिगर्स गवर्नमेंट खुद कैलकुलेट कर रही होती है, ख़ासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की हमारे जैसे, और गवर्नमेंट ही कैलकुलेट कर रही है और ये फिगर्स गवर्नमेंट के ही फेवर में या उनके अपोजिशन में जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बेस ईयर में अगर कोई डंडी मार सके तो मार लें, है ना। ऐसा बेस ईयर सेलेक्ट कर लें इसमें इन्फ्लेशन बहुत हुई थी। अब उससे मुकाबला जब भी करोगे इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। इसलिए बेस ईयर ऐसा सेलेक्ट कर लिया आपने। तो आपका आखिरी साल था और आपने देखा कि बस अभी बेस ईयर सिलेक्शन है, रिजल्ट जो है वो हमारे बाद में आएगा, अगली हुकूमत आएगी, बेस ईयर मुश्किल सेलेक्ट कर लो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर या जहां हमारे मुल्कों में भी अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनको आज़ाद छोड़ा जाता है ताकि ट्रू पिक्चर हमारे पास आ सके। तो वो बेस ईयर सिलेक्शन फिर उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, वो हम यानी गवर्नमेंट नहीं उसको डिक्टेट कराती, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मसला जो इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स में आता है वो आता है सर्वे का तरीका। सर्वे का मतलब क्या हुआ कि आपने प्राइस 100 कमोडिटीज़ की प्राइस निकाली थी, मेजर की थी। कहाँ से मेजर की? शहरों में की, गांव में की, देहात में की, कहाँ की? तो हमारे मुल्क में जो है वो कोई बहुत सारे मकामात उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने बहुत सारे मकामात आइडेंटिफाई किए हुए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, कि इन सब जगहों से हर हफ्ते प्राइस की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पूरी बास्केट की जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है। तो कुछ लोगों को असाइनमेंट मिला हुआ है कि वो हर हफ्ते सिर्फ ये काम करते हैं, दुकान पर जाते हैं, कीमत मालूम करते हैं, सौदा नहीं खरीदते और वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सिलेक्शन है ना सर्वे का कि कहाँ से प्राइस मालूम की जाएगी, इसमें गड़बड़ भी हो सकती है कि आप खाली ज़्यादा मसरूफ़ जगहों की ले लें। शहरों में प्राइसेस ज़्यादा होंगी नेचुरली, ख़ासतौर पे उन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होंगी जो देहात में होती हैं,
और एक देहात में उस पीस की प्राइस ज़्यादा होगी जो वहाँ नहीं उगती, दूर वाले देहात में उगती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे प्राइसेस डिस्टॉर्टेड होती हैं। नेचुरल बात है कि जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है या जहाँ जो चीज़ बन रही है वहाँ उस चीज़ की कीमत कम होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे उसकी, और जहाँ वो चीज़ नहीं बनती वहाँ पे उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको जो प्राइसेस लेनी है वो सब जगह से लेनी है। ये वेरिएंस आपकी कवर होनी चाहिए आपके सर्वे के अंदर, लेकिन ये गड़बड़ हो जाती है। इसी तरह से ये डेलिब्रेट भी होता है बाद औक़ात, आपको तो नहीं पता, आपके सामने से फिगर आ जाती है। अब लेकिन बहरहाल गुज़िश्ता कई सालों से, मैं तो ये कहूँगा शायद दिहाई से ज़्यादा हो गया, एग्जैक्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन भी अब वो पब्लिश करते हैं, ताकि अगर आपको ये शक है कि ये कीमत हमने गलत लिखी है तो आप उसको चेक कर सकें। कि वो कह रहे हैं कि दाल की कीमत में 5% इजाफा हो, तो आप कहें दिखाओ भाई कहाँ है दाल की कीमत, क्या दाल की कीमत लगाई है तुमने, तो वो आप देख सकते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे आपके पास ये पूरी डेटा उनका शेयर्ड है कि एक्चुअली उन्होंने प्राइस क्या लगाई है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, उससे एग्री कर सकते हैं, ठीक है। यही तरह से एक मसला और क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन में क्या गलती हो सकती है कि वो जो बास्केट आपने सेलेक्ट की थी वो गड़बड़ हो, ऐसी चीज़ जो कि लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो वो आपने नहीं सेलेक्ट की हो, ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो वो आपने सेलेक्ट नहीं की हो। फॉर एग्जांपल आप, वैसे तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि आपने जो पेट्रोल नहीं सेलेक्ट किया, हालांकि ऐसा नहीं होता, पेट्रोल ज़रूर सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर पेट्रोल सेलेक्ट नहीं किया किसी ने तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो चीज़ जिससे कि पूरी सोसाइटी पे इतना इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन का, वो सेलेक्टेड ही नहीं है, बास्केट में ही नहीं है। तो ऑल दो कि अब चूँकि इंटरनेशनली ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो सबकी बास्केट कमोबेश करीब करीब होती है, और ये इंटेंट भी है, यूनाइटेड नेशंस का भी इंटेंडेड है उनके लिए भी कि हम अपनी जो बास्केट्स रखें वो करीब करीब रखें। ऐसा भी नहीं है कि वो बास्केट जो अमेरिका में वो एग्जैक्टली मेरे लिए भी वही बास्केट हो, जाहिर है उनका कंजम्पशन पैटर्न अलग है, मेरा कंजम्पशन पैटर्न अलग है, लेकिन हमारी बास्केट्स किसी हद तक कंपेरेबल होनी चाहिए कि जी ब्रेड तो मेरे पास भी है, ब्रेड आपके पास भी है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कम से कम कंपैरेबली सारी होनी चाहिए दोनों, हर तरह की बास्केट में। तो इसमें भी अब बहुत ज़्यादा डंडी मारने की गुंजाइश नहीं है कि आप जो है वो बास्केट चेंज कर दें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल दें। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इसमें आप 100 चीज़ें लेंगे, लेकिन मार्केट में कितनी चीज़ें मिलती हैं? मार्केट में तो लाखों चीज़ें मिलती हैं। तो बाज़ औक़ात कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है, जानबूझ के नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिस हो जाती है जो आपने बास्केट में नहीं डाली हुई होती, लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों पे आ रहा होता है, और वो आपके ज़हन में होता है ये तो महंगी होगी भी नहीं, लेकिन वो हो जाती है महंगी, या उसकी महंगाई इतनी ज़्यादा तो नहीं होती आमतौर पे, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन हो जाती है। तो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपके ग्लासेस के जो शीशे हैं, जो आपके स्पेक्टिकल्स के शीशे हैं, वो शीशे महंगे हो जाएँ, गवर्नमेंट ने बास्केट में लगाए भी नहीं हो, और वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगे हो जाएँ कि वो लोगों को ठीक-ठाक तंग करने लगें। अब जिनको चश्मा लगाना है उनको तो लगाना है, उन पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा, वो तो इनइलास्टिक प्रोडक्ट है उनके लिए, तो पूरी उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी प्राइस कंज़्यूमर पे। कंज़्यूमर को ठीक-ठाक असर होगा, लेकिन बास्केट में लगा हुआ ही नहीं है, और इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही उसकी वजह से, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो ऐसा हो जाता है, इंटेंशनली नहीं भी हो तो अनइंटेंशनली हो जाता है, और ये बात एक्सेप्टेबल है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये इन्फ्लेशन हमें हेल्प करती है, इन्फ्लेशन के स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करते हैं रियल डेटा मालूम करने में। मैंने कहा मेरी कंपनी ने बहुत तरक्की की, पहले 100 रुपये का सामान बेचते थे, अब 120 रुपये का सामान बेचते हैं, हर साल हम 20% से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तरक्की की, ज़रा डेटा निकाल के लाओ, 25% इन्फ्लेशन हुई है। अब जब 25% इन्फ्लेशन हुई है भाई, तो आपने पहले 100 का सामान बेचा था, अब 120 का बेचा, आपने कम बेचा इस दफ़ा। अगर पिछले साल जितना ही बेचा होता तो 125 का बेचा होता, 120 का मतलब तो ये कि आपकी प्रोडक्शन गिर गई। तो हमारे यहाँ जब आप तनख्वाहें निकालते वक्त सीपीआई को देखते हैं, तो इसी तरह से आपको अपनी प्रोडक्शन निकालते वक्त भी सीपीआई को देखना चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स से रिलेट करती है ना, कि मैंने कितने गुड्स प्रोड्यूस किए, लेकिन बहुत सी कंपनीज हैं डेटा को प्राइस में, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू में रिफ्लेक्ट करा रहे होते हैं। तो मॉनेटरी वैल्यू में रियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट चेक करते हैं कि कितना इफेक्ट इन्फ्लेशन का आया था पिछले साल, और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी कैलकुलेशंस की होती हैं वो रियल डेटा निकालने में इन्फ्लेशन की फिगर्स हमें हेल्प करती हैं।
जैसे जीडीपी ग्रोथ मैंने बताया था आपको कि वो रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन माइनस हुई हुई है, ठीक है। रियल प्रोडक्शन इंक्रीज का मतलब होता है कि इसमें से इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस हुआ हुआ है। रियल इंक्रीज इन इनकम का मतलब है कि इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस हुआ हुआ है। वरना आप कहेंगे कि पिछले साल आपको हम 1 लाख रुपए तनख्वाह देते थे और इस साल हम आपको 1,10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह बढ़ा दी हमने आपकी। लेकिन जब उसको रियल करेंगे यानी उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस करेंगे तो हो सकता है आपने मुझे खाली 90,000 ही दिए रहे हो तनख्वाह इस साल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन को यूज़ किया जाता है रियल डेटा, रियल वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की कॉजेज़ पे। क्यों होती है भाई इन्फ्लेशन? चूँकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन को हम अपनी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखते हुए बनाएंगे। तो ये प्राइस लेवल इकोनॉमी में चल रहा है। तो इन्फ्लेशन ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से हुई हो और ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई के कम करने की वजह से हुई हो, ठीक है। इसको कहते हैं डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं सप्लाई पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इसको एक और लफ्ज़ कहते हैं कॉस्ट। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, कॉस्ट नहीं बोला ना इसलिए उल्टा बोल दिया। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट मुंह पे आया तो याद आया तो पुश थी, पुश, ठीक है जी। डिमांड पुल यानी डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ गई, कॉस्ट पुश यानी कीमत के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई, ठीक है। अब डिमांड क्यों बढ़ी थी उसके तो बहुत सारी रीज़न है, वो हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़े हैं कि डिमांड क्यों बढ़ी होगी। कॉस्ट सप्लाई क्यों श्रिंक हुई है, ये हमने सारे फैक्टर सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई में पढ़े हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्यों शिफ्ट होती है। तो ये आपको याद होने चाहिए, इसकी इसमें डेप्थ में दोबारा जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वरना लगते पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा सारे अगर हम रिपीट करेंगे चीज़ें तो। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने देखा हिस्टोरिकली, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आम तौर पे हैंडल करना आसान होता है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज ईजियर टू हैंडल, ईजियर टू मैनेज, ईजियर टू कंपनसेट फॉर। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है यानी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको मैनेज कर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे हो सकती है कि अचानक से जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो टैक्सेस कम हो गए, टैक्सेस कम हो गए, लोगों ने फील किया वाह भी मज़े आ गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट रन होगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिमांड पुल जो है ना वो ट्रायंगल घूम के वापस आ जाता है। इसी तरह से और कोई फैक्टर लगा लें आप, फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो रेमिटेंस बढ़ गई, रेमिटेंस बढ़ गई, इनकम लेवल बढ़ गई इकोनॉमी की, आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। जैसी डिमांड बढ़ेगी, पहले डिमांड बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो लॉन्ग रन में आप वापस अपने पुराने इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब होती है तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ चुकी है, उस चीज़ को बनाना ही महंगा हो गया है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को खुद बीच में आना पड़ता है, खुद से नहीं हो जाती कम। अगर किसी चीज़ की बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ चुकी है तो उसको शॉर्ट रन में हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं एडजस्ट होती जैसे कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से पहले कीमतें बढ़ेंगी, जब कीमतें पहले बढ़ जाएंगी डिमांड उसकी वजह से कम हो जाएगी। अब इस कम डिमांड पे की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और खुद ब खुद आगे निकल आए, ऐसा नहीं होगा। तो डिमांड जो है वो कम हो चुकी होगी, कॉस्ट बढ़ चुकी होगी और यहाँ पे इकोनॉमी स्टे कर रही होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वापस कॉस्ट आगे सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कर सके, ठीक है। वरना नतीजा निकलेगा कि प्राइस लेवल मेंटेन करने के लिए आपको
कोई ना कोई डिमांड से खेलेंगे अगर आप, तो और मसला होगा, जीडीपी श्रिंक हो जाएगा। देख रहे हैं, मैं दोबारा डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कि ये ट्रिकी क्यों है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि आपने जो है वो प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया आपका, ठीक है, P1 से P2 चला गया, एग्रीगेट सप्लाई पीछे आ गई। अब एग्रीगेट सप्लाई पीछे आने से इकोनॉमी में प्राइस लेवल ऊपर चला गया, जीडीपी श्रिंक हुआ, Y1 से Y2 हो गया। अगर आप इन्फ्लेशन टारगेट करने वाली पॉलिसी अपनाते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी अपनाते हैं जिससे कि प्राइसेस कम हो डिमांड के थ्रू, तो क्या होगा, आप डिमांड को इधर शिफ्ट करना चाहेंगे, लोगों की डिमांड खींचेंगे। जब लोगों की डिमांड को खींचेंगे और प्राइसेस नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ बनेगा। प्राइस तो नीचे आ गई, लेकिन जीडीपी मजीद श्रिंक हो गया, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हैंडल करना भी ट्रिकी होता है। उसको हैंडल करने के लिए आपको टारगेटेड एक्शंस लेने पड़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मसला, जैसे मैंने कहा था, जो हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं ना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जो आ रहे होते हैं, तो वो भी बड़ा बड़ा मसला है कि आपने एक चीज़ को छेड़ा, 4 चीज़ें और छिड़ गई और फिर हालात पहले से और ख़राब हो गए। तो बार उस पर हम बाद में आएंगे। वापस इन्फ्लेशन पे आते हैं कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश 2 तरह की इन्फ्लेशंस होती हैं। डिमांड पुल मैनेज करना आसान होता है, कॉस्ट पुश मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और बाद औक़ात एक से दूसरे पे शिफ्ट आ रहा होता है, बाद औक़ात एक से दूसरे के ऊपर इम्पेक्ट आ रहा होता है। तो डिमांड पुल की वजह से कॉस्ट पुश क्रिएट हो सकती है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। एक जो है दूसरे को करता है, तो दूसरा उसको करता है, तो फिर जो है आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, एक से दूसरा, दूसरे से पहले, पहले से दूसरा, ऐसे घूमता चले जाता है इन्फ्लेशन। विशस सर्कल भी कहते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी कहते हैं इसको, कि जिसके अंदर एक की वजह से दूसरी इन्फ्लेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या मिसाल दी जाए, इन्फ्लेशन जैसे कि आपने जो है वो डिमांड बढ़ाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू। अभी मैं सारी डिमांड सप्लाई दिखा रहा हूँ ताकि डायग्राम बनाना आसान हो। ठीक है, आपने डिमांड बढ़ा दी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, महंगाई होगी। क्यों डिमांड बढ़ाई, गवर्नमेंट ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, क्योंकि डिमांड में तो C+I+G+NX सब था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी डिमांड में शामिल है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, ओवरऑल डिमांड बढ़ गई हमारी। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से क्या होगा कि आपकी प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो बाकी फैक्ट्रीज के वर्कर कहेंगे कि हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, तो हमें क्या करो, हमारी वेजेस को इंक्रीज करो। अब जब वेजेस इंक्रीज होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई पीछे शिफ्ट हो जाएगी S1 से S2। तो ये एक अजीब स्पाइरल सा चलता चला जाएगा। ये D1 से D2 था। तो आप जो है वो इन्फ्लेशन से एक प्राइस से दूसरी प्राइस से तीसरी प्राइस पे चले गए, प्राइस बढ़ती चली जा रही है आपकी। ये स्पाइरल इन्फ्लेशन कहलाती है। डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड। ठीक है, तो यूं अगेन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को शॉर्ट टर्म में हैंडल करना आसान नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्ग रन इम्पैक्ट होता है चीज़ों का। बज़ाहिर देखिए, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे खर्चा किया था, गवर्नमेंट तो डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही थी, तो उससे जो है वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड शुरू हो गया। तो इसीलिए गवर्नमेंट जब अपना खर्चा करती है तो वो ये देख के करती है कि उसकी वजह से जितनी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई पे भी उसी हिसाब से इफेक्ट आना चाहिए है। तो प्रोजेक्ट वो इस तरह के चूज़ करती है, ख़ासतौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड ज़्यादा होता है, वहाँ पे अपने पब्लिक सेक्टर वो प्रोजेक्ट वो ऐसे सेलेक्ट करती है जिसको सेलेक्ट करने से डिमांड तो बढ़े लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कमी आए। जैसे कि मोटरवे बना दी, डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ बिजनेस में कमी आ जाएगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ फिर गवर्नमेंट ध्यान दे रही होती है। बड़ा अजीब सा मसला है कि अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी नॉन डेवलपमेंट या ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ पे गरीब की मदद करनी है, गरीब की मदद करने के लिए उसने जो खर्चा किया उससे डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा। हम तो इकोनॉमिस्ट हैं, हम तो जज्बाती नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है कि जो फैक्टर है वो फैक्टर है।
तो गवर्नमेंट अगर ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसा मुल्क है जो मुल्क ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में पड़ा हुआ है, इन्फ्लेशनरी सर्कल में पड़ा हुआ है, और उस वक्त गवर्नमेंट ये कहती है कि बेचारे गरीब लोग हैं, इन्फ्लेशन के मारे हैं, हम इनको स्टाइपेंड देते हैं, हम इनको महीने का राशन दिलवाते हैं, राशन नहीं बल्कि हम इनको वो देते हैं, सॉरी, इनका कार्ड बना के देते हैं जिसमें कि 12,000 रुपये महीना आएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम इनको इनकम सपोर्ट देते हैं 12,000 महीने की। एक ऐसा मुल्क जिसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन चल रही है, उसमें 12,000 की इनकम सपोर्ट से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इंप्रूव होगा, यानी और इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि अब वो लोग भी डिमांड बढ़ाएंगे अपनी। तो उनके इन्फ्लेशन करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जब आप ये प्रोड्यूस, जब डायरेक्ट कंज्यूमर को पैसे दे रहे हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं हो रही। तो ये स्पाइरल इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। चाहे किसी भी किस्म का कार्ड हो आपका, ये जो आपका इनकम सपोर्ट कार्ड्स होते हैं, वो चाहे एहसास कार्ड हो, बेनज़ीर कार्ड हो, कोई और कार्ड हो जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, तो अगर मुल्क में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, तो उस सूरत में कार्ड हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि बाकी लोगों को भी गरीब कर देंगे। क्यों? कि जब इनकी वजह से इनको 12,000 मिले और इन्फ्लेशन जो है वो 10% इस वजह से बढ़ गई हमारी, लेट सपोज, मैं तो बड़ी क्रूड सी फिगर दे रहा हूँ कि ताकि वो कैलकुलेशन या बात करने में आसानी हो। इनको आपने 12,000 महीना दिए 50 लाख फैमिलीज़ को, उससे 10% इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो जो बाकी मुल्क के जितने भी अवाम थे उनके पास जो भी पैसे थे वो 10% से उनकी वैल्यू गिर गई। जो मेरे पास पैसे थे जो मैं खर्च करता था, अब पूरे मुल्क के पैसे 10% से उनकी वैल्यू गिरा दी आपने, क्योंकि आपने इन्फ्लेशनरी टाइम के ऊपर इनकम सपोर्ट कर दिया। तो फिर हमेशा हमेशा जब भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके साथ बैलेंसिंग पॉलिसी डाली जाती है कि इसके इम्पैक्ट जो आएंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, और फिर आप सोचते हैं करना भी है कि नहीं करना। बाज़ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकली आप उसको लेके चल रहे होते हैं ना, आपकी मजबूरी होती है, वो आपका पॉलिटिकल स्लोगन होता है ना। बाज़ गवर्नमेंट्स बाज़ स्लोगन्स लेके आती है ना, राइटिस्ट अपना स्लोगन लेके आते हैं, लेफ्टिस्ट अपना स्लोगन लेके आते हैं। तो हमें पता है कि इकॉनमी जो है वो पॉलिटिसाइज्ड ही होती है हमेशा, तो इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं। और अगर वो लेके आते हैं अपनी कोई ऐसी स्लोगन वाली पॉलिसी कि ये तो हम करेंगे ही करेंगे, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए वो कोई और पॉलिसी भी बनाएं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई वो समझदार लोग हैं। अगर उसके काउंटर में उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो स्पाइरल इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर में नज़र आ जाएगी आपको। ठीक है। तो सर सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लॉन्ग रन में जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इसको समझा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या कोई सर्टेन मेजर्स हैं आइडेंटिफाइड के कम से कम ये करने पे आप जो है वो उस फेज में आपको थोड़ी सी आसानी मिलेगी? जी हाँ, मेजर्स तो बहुत सारे हैं और उस पर बहुत डिबेट भी है, और ये बहुत लंबा बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा पूरा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना वो उन चीज़ों में से है जो सबसे पहले नज़र आती है लोगों को। अच्छा, इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन से इतना परेशान नहीं होता जितनी परेशान पब्लिक होती है, और पब्लिक की परेशानी से वोट नहीं पड़ता, और वोट की परेशानी से पॉलिटिशियन परेशान होता है, पॉलिटिशियन डिसीजन मेकर है इकोनॉमी का। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जैसे हमने कितनी आसानी से जो है वो डिफेंस की डिसीजन मेकिंग पॉलिटिशियन के हाथ से ले ली कि भाई तुम पता नहीं कब परेशान हो के कुछ भी कर दोगे, बटन दबा दो, इसलिए डिफेंस का फैसला तुम नहीं करना भाई। तो मुझे लगता है कि शायद हमें अपनी इकोनॉमी की जो डिसीजन है ना वो भी पॉलिटिशियन के हाथ से लेना चाहिए, कि वो जो है वो कभी भी कोई बटन ना दबा दे, क्योंकि ये बटन जो है ना ये 5-5 साल इनका असर चलता है, फिर ये एक दिन नहीं होता असर इनका। तो यस, पॉलिसीज़ बहुत सारी हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हाउ टू काउंटर इन्फ्लेशन हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसके ऊपर डिबेट भी बहुत सारी है, यानी बहुत सारा डेटा मौजूद है। अब तो माशाल्लाह हमारे पास 100 साल का डेटा है, तो पूरी दुनिया का, तो उस पर बड़ी डिबेट है कि कब कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव रही, और बहुत बड़ा एक चंक है इकोनॉमिस्ट का जो ये कहता है कि नहीं हो पा रही इफेक्टिव। आपकी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही, बल्कि कुछ और करना पड़ेगा आपको। तो वो कुछ और क्या, उस पर भी हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हमने बात कर ली कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती हैं, और बहुत सारी इन्फ्लेशन हो सकती हैं, जैसे कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इज़ अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? कि आपकी बाहर के मुल्कों में पेट्रोल महंगा हो गया, उससे आप मंगाएंगे, महंगे ही मंगाएंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपने तो कुछ नहीं किया, बाहर पेट्रोल महंगा हुआ, आपको महंगा पड़ रहा है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है।
इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह की इन्फ्लेशंस, जैसे कि आप अपने वेज रेट का इंक्रीज से जो इन्फ्लेशन आएगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, इंटरेस्ट रेट के गिरने से जो इन्फ्लेशन आएगी वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। तो बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स जो कि जैसे मैंने कहा ना, डिमांड को बढ़ाने वाले और कॉस्ट को कम करने वाले, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन की किस्में कौन कौन सी होती हैं। इन्फ्लेशन की रफ्तार की बुनियाद पे भी इन्फ्लेशन की किस्में होती हैं। एक तो इन्फ्लेशन नॉर्मल होती है इन्फ्लेशन, फिर हम कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन जो है वो जंप कर रही है, वो जो है वो उसकी जंप की रफ्तार जो है वो 10% से बड़ी है, कह लें, यूँ समझ लें, कमोबेश, ठीक है। आमतौर पे ये एक सेंटिमेंटल की किस्म की कुछ फिगर्स होती हैं जिसके कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं कि जी 8% के जंप को ही स्टैगफ्लेशन कहेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली बड़े बड़े जंप्स आ रहे हो तो स्टैगफ्लेशन कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से एक होती है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर का मतलब तो होगा कि 50% से ज़्यादा तो ये जंप बस है। समझ लें एक आध साल में 100% से निकल गया, 200 से निकल गया, 300 से निकल गया, ऐसे निकलता चला जा रहा है, हाथ में नहीं आ रहा। हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी हो जाती हैं कि फिर वो नॉर्मल आदमी के हाथ में नहीं रहती। अभी हमारी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है, अभी इवन आप शायद ये नहीं कह सकते कि हमारी स्टैगफ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है हमारी, लेकिन स्टैगफ्लेशन कहना अभी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। अभी इतनी जल्दी स्टैगफ्लेशन का डिसीजन नहीं होता, आपको पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा चाहिए फैसला करने के लिए जो हो रही है स्टैग है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इन्फ्लेशन की जो नुकसानात हैं वो क्या क्या हैं वो हम अब देखेंगे। कॉस्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, और ज़ाहिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहले कॉस्ट की बात करते हैं, क्या नुकसानात हैं जी। सबसे पहले इन्फ्लेशन की एक नुकसान है कि जब आपके मुल्क में इन्फ्लेशन होती है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसके रिटर्न्स कम हो जाते हैं या एक्सपोर्ट्स होना कम हो जाती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक चीज़ होती है जे कर्व, ठीक है। तो जे कर्व जो है वो उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जे कर्व के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे पड़ता है। तो इसको पूरा एक्चुअल जो इम्पैक्ट है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो हम जे कर्व में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखेंगे। फ़िलहाल आसानी से समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई आपकी चीज़ में, आपके मुल्क में चीज़ें महंगी हो गई, तो दूसरे मुल्क आपसे लेने के बजाय दूसरे मुल्क से ले लेंगे। बेसिक रिप्लेसमेंट फैक्टर आ गया कि आपके बजाय सब्सिट्यूट से ले लेंगे आपके। तो आपकी मुल्क में इन्फ्लेशन होने से आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। आपके अपने मुल्क में इन्फ्लेशन होगी तो बाहर से चीज़ें मंगाने का ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा। यार यहाँ इतना महंगा बनता है, इससे बेहतर है बाहर से मंगा लो। तो इम्पोर्ट जो है वो बढ़ने के ऊपर प्रेशर आएगा कि ये चीज़ बाहर से मंगा लो जब यहाँ इतनी महंगी मिल रही है, बन रही है, तो ठीक है। अच्छा, और इन्फ्लेशन होने का क्या नुकसान होगा, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी इत्तेफाक है सैटरडे को मैं यही बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये क्या मतलब हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब, ये क्या बात हुई। यानी हम ये कह रहे हैं कि जिसके पास 100 रुपये थे, अगर 10% इन्फ्लेशन हो गई, अब उसके पास 90 रुपये रह गए, है ना। वो 100 रुपये की जो चीज़ खरीदता था, अब वो चीज़ खरीदने गया, वो तो महंगी आ रही थी, अब वो 90 रुपये की उतनी चीज़ मिल रही है, इतनी की मतलब उतनी चीज़ मिल रही है इतनी पहले 90 की मिलती थी। 100 रुपये खर्च करके इतनी चीज़ पहले मिलती थी, अब उतनी ही खर्च करके उससे कम चीज़ मिल रही है। तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो परचेजिंग पावर है वो नीचे आ गई, है ना। ये बात समझ में आती है, परचेजिंग पावर कम हो गई, लेकिन ये लिखा नहीं है मैंने, परचेजिंग पावर कम हो गई, ओके, लेकिन मैंने लिखा है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये क्या बात हुई, इनकम यानी कि उस हिसाब से जो लोग अपने इनकम के हिसाब से जो स्पेंड करते होंगे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है कि उनको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अपनी इनकम के अपने प्रोपोर्शन, कि वो उतनी ही जो है वैल्यू की गुड्स जो हैं वो खरीदें। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। इकोनॉमी के अंदर चीज़ें परसेंटेजेस में होती है ना, इन्फ्लेशन भी परसेंटेजेस में होती है। तो बड़ी चीज़ का छोटा परसेंट लेकिन अमाउंट बड़ी होती है, और छोटी चीज़ का थोड़ा सा परसेंट मतलब थोड़ी सी अमाउंट भी बड़ा परसेंट होता है। जैसे मैं कहूँ 10 से 11 हो गई किसी चीज़ की कीमत, तो एक्चुअली 10% बढ़ गई। और किसी चीज़ की कीमत 50 लाख से 51 लाख हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ी,
1% कितने 10% इसका 5 लाख होगा 2%। ठीक है, यहाँ 1 रुपया बढ़ने पे 10% बढ़ गई, यहाँ पे 1 लाख बढ़ने पे 2% बढ़ी। तो ये जो प्राइसेस के लेवल ऑफ प्राइसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट परसेंटेजेस का आता है वो नॉर्मली लोग समझ नहीं रहे होते कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ आपको मज़ेदार सी, कि आपने जो है वो लोन लिया लेट सपोज 100 रुपए का, और लोन लेने पे एक बंदे ने अपना प्रेडिक्ट किया कि ये लोन आप मुझे 10 साल में वापस करेंगे, मैं आपसे 110 रुपये वापस लूँगा। उसने अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लगा लिया या इंटरेस्ट रेट लगा लिया, चलें अभी हम हलाल हराम की बात नहीं करते, इंटरेस्ट रेट लगा लिया उसने। अभी इन्फ्लेशन लेट सपोज 100 पे खड़ी है, इन्फ्लेशन का इंडेक्स 100 पे खड़ा हुआ है। अब जब तक आपने उसको 110 रुपये रिटर्न किए, उस वक्त तक इन्फ्लेशन खड़ी थी 185 पे। तो जिस बंदे ने आपसे उधार लिया था 100 रुपए की, उसने एक गाड़ी ले ली थी फॉर एग्जांपल, ऐसी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, कोई एक चीज़ ले ली थी 100 रुपए की। अब जब उसके पास पैसे वापस आए तो पैसे जिसने लोन दिया था बड़ा खुश था कि मैंने 100 दिए थे 110 वापस आए, लेकिन अब 110 में वो कार नहीं आ रही जो पहले 100 में आ गई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 185 पे पहुंच चुकी है, आपने इंटरेस्ट जो है वो 110 के हिसाब से लिया। तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो गई कि जिसने लोन लिया था वो फायदे में रहा, उसने फटाफट जिस 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 इन्फ्लेशन के इंडेक्स पे उसने लोन लिया था उस वक्त उस पैसे से बहुत कुछ आता था, और अब इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि जब उसने पैसे वापस किए तो उस पैसे का कुछ भी नहीं आता। अब बताओ इसमें कौन फायदे में रहा, पैसे देने वाला पैसे लेने वाला? पैसे लेने वाला। बताएं, पैसे लेने वाला अमीर होगा पैसे देने वाला अमीर होगा? अगर सोसाइटी में निकालें कि ये भाई ये अमीर लोग हैं, तो वो लोग अमीर होंगे जो पैसे देने वाले हैं या वो लोग अमीर होंगे जो पैसे लेने वाले हैं? सोच के जवाब दें, सोच के। नहीं अमीर मतलब मैं दो लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने उधार दिया, ठीक है, लोन दिया, लैंड किया, लोन दिया, और पर्सन बी ने लोन लिया। आप इमेजिन करें इनकी शक्लें देखते हुए, आपके ख्याल से बी अमीर आदमी होगा या ए अमीर आदमी होगा? शक्ल देख के कैसे बताएंगे आप? अगर मैं लाके आपके सामने ए और बी को खड़ा कर दूं, आपका क्या ख्याल है कि एक्चुअली ए अमीर आदमी था या बी अमीर आदमी था? इस इन्फ्लेशन की वजह से नहीं, पहले से। ए देने वाला है, बी लेने वाला है। ए अमीर आदमी होगा, बी गरीब आदमी होगा, क्योंकि बी ले रहा है और ए दे रहा है। क्या ख्याल है फैजान भाई, मिस सदफ? सर बताया तो यही है, लेकिन ये क्या था, हम इम्पैक्ट देखें तो फिर बी फायदे में रहा। फायदे की बात नहीं हो रही, ये इन्फ्लेशन से पहले जो फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं हम। जिस दिन लोन दिया गया उस दिन ए अमीर था या बी अमीर था? ए था। अच्छा, अब लेकिन जब आप मुल्क की बात करते हैं, मुल्क में जो अवेलेबल फंड है फॉर टेकिंग लोन एंड फॉर गिविंग लोन, जो अवेलेबल फंड है, कोई भी बड़ा जागीरदार, सियासतदान, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आप जाएं, कहें यार मुझे 10 लाख का लोन देना, मैं लौटा दूंगा, तो ये तो प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा तो कोई प्रोसेस ही एग्जिस्ट नहीं करता जहां कोई गरीब किसी अमीर के पास जाके उससे लोन ले ले। ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे पूरी दुनिया में लोन लेने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ उसके लिए है जो अमीर है। अमीर लोन लेता है और उस लोन के पैसे अमीर के पास कहां से आते हैं? यानी वो लोन अमीर किसके पैसों से लेता है? तो पूरे मुल्क से करोड़ों लोग 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए, लाख-लाख रुपए, 10,000 रुपए सेव करते हैं बैंक्स में। ये गरीब लोग जो है वो बैंक में सेव करते हैं, और ये बैंक इतने सारे लोगों के सेव किए पैसे इस एक बंदे को दे देते हैं जो एक्चुअली अमीर होता है, और ये इससे अपनी फैक्ट्री लगाता है, ये इससे अपने बाग लगाता है, ये इससे अपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है, इससे ये कंस्ट्रक्शन कराता है, इससे बिल्डर बनता है, इससे एलसी खोलता है, इससे ये करता है। ये अमीर है, इसी को मिल सकते हैं पैसे, गरीब को नहीं मिल सकता। गरीब का तो अकाउंट नहीं खुलता, मुश्किल हो जाती है उसको। पैसे मिलते हैं अमीर को और पैसे देता है गरीब, और गरीब को ही कहा जाता है कि तुम्हें 10% इंटरेस्ट देंगे बैंक में रखने के
पैसे रखो बैंक में, 10% इंटरेस्ट मिलेगा साल के आखिर में। गरीब बड़ी खुशी खुशी अपना 10% इंटरेस्ट रखवा देता है। लेकिन जब गरीब के इस पैसे को अमीर इस्तेमाल करता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप गौर करें क्या हुआ कि गरीब ने बेचारे ने बहुत सारे पैसे 100-100, 200-200, 1000-1000, लाख-लाख करके खर्च बचा के अपनी डिमांड को खींच के उसने जो पैसे सेविंग में रखे थे। अब एग्रीगेट डिमांड की अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो C+I+G+NX है। गरीब ने अपने पैसे जमा करके रखे थे पिछले सालों के, हर साल से पैसे बचा रहा था। इन्वेस्टर ने एक ही हल्ले में वो 5 अरब रुपए का लोन लिया, उससे एग्रीगेट डिमांड ऊपर चली गई। एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन होगी। उसके पास जो पैसे रखे थे वो जो 10% उसको लग रहा था उसको कुछ मिलने वाला है, इन्फ्लेशन 20% से हो गई। चलो भैया, तो जो लोन लेने वाला है वो फायदे में रहा और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। अमीर अमीर से अमीर तर हो गया। ये बात मैं कर रहा था उस दिन भी कि इनकम जब इन्फ्लेशन होती है तो सोसाइटी का एक तबका होता है जो कि उससे अमीर होता चला जा रहा होता है। उसकी इनकम लेवल एक बार है, उस बार से ऊपर के जो लोग होते हैं इन्फ्लेशन होने से वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं, जबकि जो एक ख़ास बार है उस बार से नीचे जो लोग होते हैं वो इन्फ्लेशन से वर्स ऑफ होते हैं। तो परचेजिंग पावर जो कम हो रही है वो बज़ाहिर तो पूरी इकोनॉमी की एक साथ कम हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आटे की दाम जब 10% बढ़ेंगे ना, जब CPI 10% बढ़ेगी तो CPI का 10% आपके लिए कुछ और मैटर रखता है, मेरे लिए कुछ और मैटर रखता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा क्रक्स है हमारी डिस्कशन का। CPI 10% से बढ़ गई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से बढ़ गया। पर्सन ए को ये 10% महंगाई नहीं लग रही और पर्सन बी को ये महंगाई 100% लग रही है। क्यों? क्योंकि ये 10% बढ़ने की वजह से इस बेचारी की इनकम थी 1000 रुपए। ठीक है, आटा जब आपका 10% से बढ़ा और इसकी कंजम्पशन हर रोज की इतनी है कि 10% फॉर एग्जांपल आटा मिल रहा था 100 रुपए का और आटा महंगा होकर 110 का हो गया और उसकी महीने की कंजम्पशन जितनी भी हम लगा लें, आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं वो नेसेसिटीज़ की कंजम्पशन में खर्च हो जाते हैं, है ना। इसकी इनकम का मेजर पोर्शन आटा था। वो जनाब 5 किलो आटा लेता था, तो पहले वो 500 रुपये का आटा ले रहा था, अब वो 550 रुपये का आटा ले रहा है। तो एक्चुअली 50 रुपये का इम्पैक्ट आ गया इसकी इनकम के ऊपर। ठीक है, 1000 रुपये के ऊपर 50 का इम्पैक्ट निकाल लें, आप कैलकुलेट कर लें। अभी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि इन साहब की इनकम थी 5 लाख रुपए। इनका भी, बल्कि ये तो आटा कम ही खाते थे, ये तो फ्राइड राइस और मंचूरियन और शशलिक ज़्यादा खाते थे। तो इनकी जो महीने का आटे की परचेज थी ना, वो थी 300 रुपये की, वो 330 की हो गई। ये 30 रुपये इस 5 लाख का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इन्फ्लेशन 10% से बढ़ती हुई दिखा तो दी आपने, लेकिन एक्चुअली ये जो गरीब है इस पे 10% का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। और इस अमीर पे 10% का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उससे बहुत कम इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। तो इसलिए जो CPI की एक डिस्टॉर्शन है, वो डिस्टॉर्शन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करवा रही होती है इनकम को। आप अगर कंपनसेट कर भी देते हैं बज़ाहिर, बड़ा अफसोस खा के, यार बेचारों को दो, थोड़े पैसे दो, बेचारों को थोड़ा सब्सिडी दो, गरीबों को ये चीज़ यूटिलिटी स्टोर बना दो, ख़राब वाली दालें सस्ती बेचो उनको, कोई बात नहीं। तो आप अगर गरीब को कंपनसेट कर भी रहे होते हैं तो वो पीनट्स होता है, आपको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ होता और गरीब को उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए आप देखिए कि आप रो रहे थे कि इतनी इन्फ्लेशन है और कौन सी चेन खुली है कॉफ़ी की? नई चेन खुली है ना पाकिस्तान में, वो कनाडा की। कौन सी कॉफ़ी खुल गई है पाकिस्तान में? लाहौर में कोई कॉफ़ी स्टोर खुला है ना। तो भाई इतने लोग कॉफ़ी पीने आ गए, वो इसलिए आ गए कि एक्चुअली उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वाक़ईतन उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। इन्फ्लेशन उनके लिए 10% से नहीं हुई। ठीक है, मेरी ये बात समझ में आ रही है आप सबको? तो हम आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट होती है, उसको हम कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन होगी आपकी इकोनॉमी में, जितने भी लोगों ने जो भी प्रिंटिंग करवाई भी होंगी चीज़ों की प्राइसेस की, उनको दोबारा प्रिंटिंग करानी पड़ेगी। ये कॉस्ट है इन्फ्लेशन की, हर चीज़ के ऊपर लेबल चेंज करना पड़ेगा। ओके, मेन्यू कॉस्ट। अच्छा, जैसे जैसे डिजिटाइज हो रही है इकोनॉमी, मेन्यू कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है।
लेकिन बहरहाल अभी भी है। फिर एक कॉस्ट कहलाती है शू लेदर कॉस्ट। शू लेदर कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट क्या होती है और उसको शू लेदर क्यों कहते हैं? शू लेदर कॉस्ट होती है, इन्फ्लेशन हो रही है, आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब आपने कहा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, यहाँ से निकालो वहाँ रखो, वहाँ से निकालो यहाँ रखो, ओहो इस वाले बैंक में ज़्यादा करते हैं, उस पर ज़्यादा आ रहा है रिटर्न। इन्फ्लेशन जब होती है तो ये जो रिटर्न्स होते हैं इनके रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट लगती है, क्योंकि जितने वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं पड़ी रही उतने ही वक्त में वापस का नुकसान हो रहा है, वो कमा नहीं रही, वो पैसा कमा नहीं रहा। इन्फ्लेशन हुई, आपने देखा यार ये इकोनॉमी का सेक्टर जो मुजम्मिल भाई चला रहे हैं ना, कारोबार में मज़ा नहीं आ रहा, मैं बैंक में रखाऊंगा, मुजम्मिल भाई के पास से निकाले, कुछ वक्त पैसे खाली पड़े रहे बैंक में रखने में, 1 दिन लगा, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इसमें मेरी कॉस्ट खर्च हुई, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। तो ये शू लेदर इसलिए कहते हैं कि आपको मूव अराउंड करना पड़ता है, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन, दूसरी इंस्टीट्यूशन, तीसरी इंस्टीट्यूशन, आपके जूते घिस जाते हैं। ठीक है, तो शू लेदर कॉस्ट है आपकी जो है वो एक कॉन्सेप्ट कहलाता है फिस्कल ड्रैग, ये भी एक कॉस्ट कहलाती है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके कोर्स का हिस्सा है, ये टर्म्स कोर्स में मौजूद हैं तो ये टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिस्कल ड्रैग क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो गई, एक्चुअली इन्फ्लेशन हुई है, गवर्नमेंट ने कहा इनकी तनख्वाह बढ़ गई और टैक्स का रेट बढ़ा दिया उनके ऊपर, समझ रहे हैं? ये बात हमारे मुल्क में नहीं होता ऐसा, हमारे मुल्क में ऐसा सोचने वाले इंसान नहीं पाए जाते, लेकिन बहुत से मुल्कों में पाए जाते हैं ऐसा सोचने वाले इंसान कि भाई ये देख लो कि उसकी इनकम बज़ाहिर आपको लग रही है 1 लाख से 1,10,000 हो गई, 1 लाख पे आप 10% टैक्स काटते थे, 1,10,000 पे 15% टैक्स काटते हैं। तो जैसे उसकी 1 लाख से 1,10,000 हुई, आपने 15% टैक्स काट दिया, तो आपको एक मिनट सोचना चाहिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं सोचना चाहिए, देख लो कहीं ये इनकम सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से तो नहीं बढ़ाई गई कि इन्फ्लेशन इतने % से बढ़ी थी तो रिस्पॉन्स में इनकम बढ़ा दी गई, तो टैक्स स्लैब नहीं बढ़ना चाहिए इस बंदे का, जब इसकी रियल इनकम नहीं बढ़ी तो इसका टैक्स स्लैब नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ जाता है बाज़ औक़ात। तो ये वाली जो कॉस्ट होती है ये आपका फिस्कल ड्रैग कहलाता है। फिस्कल ड्रैग की वजह से जो इनकम फिक्स इनकम कमाने वाले होते हैं इन्फ्लेशनरी पीरियड्स के अंदर, उनकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आती है, टैक्स बढ़ जाता है उनका, हालांकि उनका टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए था क्योंकि उनकी इनकम बड़ी नहीं होती है, उतनी ही हुई भी होती है रियल इनकम। ठीक है, और जब इन्फ्लेशन होती है ज़्यादा, जब चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं तो 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। बाज़ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टर सोचता है कि इन्फ्लेशन हो रही है, मुझे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे भी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, ये भी बड़ा मज़ेदार सा पॉइंट है, समझिएगा कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक्सपेक्टेड लिखा है मैंने इधर, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर कहता है कि अभी एक्सपेक्टेशन है महंगाई होने वाली है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। और रियल इन्फ्लेशन जब हो चुकी होती है और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब इन्फ्लेशन कम होने वाली है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ने वाला है तो पहले से इन्वेस्ट करता है, प्राइस लेवल कम होने वाला है तो पहले से डिसइन्वेस्ट करने लगता है वो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट भी छिड़ती है। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी नॉइज़ का। इन्फ्लेशनरी नॉइज़ एक कॉस्ट है इन्फ्लेशन की। क्या है जी? इन्फ्लेशनरी नॉइज़। ये क्या है? जब खाली इन्फ्लेशन ही हुई, प्रोड्यूसर को लगा प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसको लगा मेरी डिमांड बढ़ गई है शायद, तो ये मसाइल होने लगते हैं कि मार्केट डिसीजंस गलत सलत हो जाते हैं। प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी और एक्चुअली डिमांड नहीं बढ़ी थी, किसी और वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी थी, इन्फ्लेशन से आपको एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाती हुई नजर आई। ठीक है, एक्चुअली इन्फ्लेशन हुई थी, एक्चुअली कंज्यूमर की पावर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी थी, इन्फ्लेशन हो गई थी। प्रोड्यूसर को ये लगने लगता है कि मुझे अब डिमांड, मेरी शायद डिमांड बढ़ गई है, मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक इंडिकेटर है दोनों के लिए। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से प्रोड्यूसर को ऐसा लगने लगना कि मुझे ज़्यादा बनाना चाहिए, ये एक रॉन्ग सिग्नल है। तो ये डिस्टॉर्शन है, ये नॉइज़ है। इन्फ्लेशन की वजह से दोनों तरफ नॉइज़ फील होती है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। ठीक है, और ये सारे फैक्टर, ये सारे हमने इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स देखे। ठीक है, इन्फ्लेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं।
परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, मेन्यू कॉस्ट हो जाती है, शू लेदर कॉस्ट होती है, फिजिकल ट्रैक होता है, सारी बातें, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन को कम करने की। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। इन्फ्लेशन कम की जाए या डिसइन्फ्लेशन की जाए या डिफ्लेशन की जाए, तो ज़रा हम इन पे नज़र डालते हैं। क्या हो गया भाई, लिख क्यों नहीं रहा? तो एक होती है डिफ्लेशन, एक होती है डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन तो बुरी चीज़ नहीं है बज़ाहिर, कि अगर इकोनॉमी में जिस रफ्तार से महंगाई हो रही है वो किसी तरह से कंट्रोल कर ली जाए, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन डीफ्लेशन के साथ कुछ मसाइल हैं। डीफ्लेशन का मतलब है प्राइस लेवल ही डाउन हो गया बाकायदा, ठीक है। अब डीफ्लेशन की दो तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं। पहले मैं डीफ्लेशन बता रहा हूँ, यानी प्राइस लेवल गिर जाए बाक़यतन, उसकी दो तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? डिमांड की वजह से भी हो सकती है और सप्लाई की वजह से भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड गिर जाए और प्राइस लेवल नीचे आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई पीछे चली जाए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। ओहो, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई आगे बढ़ जाए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, उससे जो है वो प्राइस नीचे आ जाए। ये सब कब बना सकते हैं आप? अगर मैं कहूँ प्राइस गिरते हुए दिखाओ तो दिखा देंगे। प्राइस सप्लाई बढ़ा के प्राइस गिरा दो, डिमांड कम करके प्राइस गिरा दो। तो ये दोनों डिफ्लेशन हुई हैं, P1 से P2, ठीक है। तो वो डिफ्लेशन जो एग्रीगेट डिमांड की वजह से होती है, वो डिफ्लेशन ज़्यादा बुरी डिफ्लेशन होती है, क्योंकि जब इकोनॉमी में डिमांड गिर गई, चीज़ें लेने वाले चीज़ें ले नहीं पा रहे, उनकी समहाउ इनकम कम हो चुकी है, कोई इकोनॉमी में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा परचेज नहीं कर पा रहा, तो ये प्राइस का कम होना भी प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को दोनों को फ़ायदा नहीं दे रहा, क्योंकि ओवरऑल जीडीपी ही कम हो गया, मुल्क का प्रोडक्शन ही कम हो गई। लेकिन ऐसी डिफ्लेशन जो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने की वजह से हुई, वो अच्छी होती है, गुड डिफ्लेशन होती है, क्योंकि वो जीडीपी बढ़ने का बायस बन रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कोई नए ज़खायर निकल आए, कोई इस तरह की फैक्टर चेंज हो गया जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई, आपका प्रोडक्शन पॉसिबली कब एक्सपैंड हो गया, उसकी वजह से जो प्राइस गिर रही है उससे डिमांड भी मैनेज कर रही है, डिमांड भी अपने आप को बढ़ा रही है, क्योंकि कीमतें कम हो रही हैं, लोग परचेज कर सकते हैं, सस्ती हो रही हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पे चूंकि पहले डिमांड गिरी, तो नताइज में जो कीमत गिरी उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अब प्रोडक्शन करने वाला भी उस कीमत पे प्रोड्यूस करने में रिलक्टेंट है, तो ओवरऑल इकोनॉमी का जीडीपी गिरने लगता है। तो ऐसी डिफ्लेशन जिसमें कि डिमांड की वजह से डिफ्लेशन क्रिएट हो, वो अच्छी नहीं होती। ऐसी डिफ्लेशन जो सप्लाई की एक्सपेंशन की वजह से हो, वो अच्छी होती है, ठीक है। नॉर्मली डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं, मैं अभी उन पे आता हूँ, वो क्या टूल होते हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कि इन्फ्लेशन तो होने दो लेकिन उसकी रफ्तार को कंट्रोल कर लो। ये किस तरह से किया जा सकता है कि इन्फ्लेशन होने की रफ्तार को कंट्रोल कर लिया जाए? महंगाई हो रही है, महंगाई की रफ्तार कम करनी है आपको, क्या करेंगे आप? वो हाँ, एक सब्सिडीज जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, प्रोड्यूसर को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो अगर लेट सपोज महंगाई की फिगर ये थी, ये देखें, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, P1 से P2 हो गई, ये क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई,
अब क्या करें, यानी प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, इकॉनमी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में है। तो ऐसी सूरत में क्या करें, ये देखना पड़ेगा आपको कि प्रोड्यूसर को सब्सिडी आप कैसे देंगे। प्रोड्यूसर को सब्सिडी देने के मुख्तलिफ एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले लेवल पे आप सब्सिडी दे देंगे प्रोड्यूसर को, उससे क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ से बढ़ के यहाँ आ जाएगी। इससे क्या होगा, प्राइस लेवल वापस थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिपल इफेक्ट है पॉलिसी का। ये सब्सिडी आपने कहाँ से दी है, इसका टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर सब्सिडी देना खुद एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, तो ये मल्टीपल टाइम्स ऊपर नीचे होगा, ये ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम्स होगा, ये विद इन अ ईयर और हाफ बार बार ऊपर नीचे होगा। और एग्जैक्टली कहाँ लैंड करता है आपके कोर्स में तो ये नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपके पास, तो ये बातों का प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। लेकिन हाँ, आपके कोर्स के अंदर फर्स्ट इम्पैक्ट ही दिखाना है हमें, बस इतना ही काफ़ी है आपके कोर्स में, कि अगर आपने महंगाई होते देखी तो उसका एक तरीका ये है कि आप प्रोडक्शन को सस्ता कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करवा दो, सब्सिडाइज कर दो, टैक्स कम कर दो, ठीक है। जाहिर है, मैंने जैसे कहा, टैक्स कम होंगे, इवेंचुअली आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी अगले साल, फिर ये नीचे आएगा, फिर उससे डिसइक्विलिब्रियम होगा। खैर, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, तो हमने कहा डिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन करने के तरीकों में से एक तरीका है सब्सिडी टू प्रोड्यूसर। इससे क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। या टैक्स कम कर दो, सब्सिडी बढ़ा दो या टैक्स कम कर दो, उससे भी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। और क्या तरीका हो सकता है, तरीका इन्फ्लेशन बहुत हो रही है, गवर्नमेंट ने कहा इन्फ्लेशन कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है। तो इन्फ्लेशन में आप देखते हैं C+I+G+NX, गवर्नमेंट कहती है जी कम कर दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, उससे प्राइस लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट बेस्ड जो एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट का जो ये तो पूरा एक अलग ही चैप्टर है, उस पर भी हम आ जाएंगे आखिर में। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ये कह सकती है कि यार ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग का भी गेम है। तो गवर्नमेंट के पास एक टूल है, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की दो टर्म्स यूज़ होती हैं, आई भी यूज़ होता है और आर भी यूज़ होता है। जी, आपका यूज नहीं होगा। बस ये आखिरी टॉपिक चल रहा है, इसको थोड़ा कोशिश करते हैं डाइजेस्ट कराने की। इन्फ्लेशन कम करने की गवर्नमेंट के पास 2-3 पॉलिसीज़ हैं। एक है गवर्नमेंट सब्सिडी दे प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी। देखिए, मैंने दिखाया आपको कि सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। या टैक्स कम कर दे, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर C+I+G+NX था, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका यह है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। इंटरेस्ट रेट आई और आर दोनों तरह से लिखा जाता है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहलाता है, ये रियल इंटरेस्ट रेट कहलाता है। बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, काम आएगा आपके। गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करने जा रहा था, चीज़ें खाने जा रहा था अपने पैसों की, वो देखेगा अगर मैं बैंक में रखा दूंगा तो बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, तो वो अपनी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। एक और काम करेगा, वो वाला कंज्यूमर जो बैंक से उधार लेके कंज्यूम कर रहा था, उसको भी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब उधार महंगा पड़ रहा है उसको। तो कंज्यूमर की कंजम्पशन कम होने से सेविंग बढ़ेगी, कंज्यूमर लोन्स कम हो जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसको महंगा पड़ रहा है। फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कम करेगा, इन्वेस्टर को पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन लेना है, बैंक से वो कम लोन लेगा, वो कहेगा भाई बहुत महंगा पड़ रहा है लोन, तो सी और आई दोनों कम हो जाएंगे। C+I+G+NX जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है, C+I+G+NX, तो सी और आई दोनों को लगेगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए,
कम हो जाएंगी। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बैक वक्त कम होंगी अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। उससे एग्रीगेट डिमांड को झटका लगेगा, एग्रीगेट डिमांड पीछे आएगी, इन्फ्लेशन कम होती महसूस होगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं और उसमें से कुछ सप्लाई साइड हैं, कुछ डिमांड साइड हैं, ये मैं डिस्कस कर रहा था। ज़रा ये देखिएगा मुजम्मिल भाई, ये पता नहीं, अच्छा ये लॉक हुई हुई है, अच्छा अच्छा, ज़रा ये देखिएगा मुजम्मिल भाई कि गवर्नमेंट ने देखा कि इन्फ्लेशन हो गई क्योंकि किसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा इन्फ्लेशन को रोको, इन्फ्लेशन को रोको, इन्फ्लेशन मुकाओ, मार्च चलाओ भाई। गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन मुकाओ मार्च चलाई। गवर्नमेंट ने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई नहीं, गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि एग्रीगेट सप्लाई, गवर्नमेंट ने देखा कि महंगाई हो गई। ये तो हम इकोनॉमिस्ट देखते हैं ना, गवर्नमेंट थोड़ी देखती है। गवर्नमेंट ने देखा महंगाई हो गई है। अब गवर्नमेंट के किसी बंदे ने कहा कि भाई महंगाई कम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, आई कहो या आर कहो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या चीज़ होती है, मैंने अभी पीछे क्या बताया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम कर देते हैं। ये रही सप्लाई, पहली वाली डिमांड सप्लाई, ये हुई इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, ये इन्होंने कर दिया एग्रीगेट डिमांड को कम, एग्रीगेट डिमांड हो गई कम। जीडीपी कहाँ पे चला गया, जीडीपी मजीद पीछे से पीछे आ गया। तो अगर आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है तो आप डिमांड को पुल क्यों कर रहे हो भाई? इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश हुई है, आप फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज कर रहे हो वो डिमांड वाले हैं, तो इकोनॉमी का कबाड़ा होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी मैंने बताया था कम हो जाती है, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो अगले सालों की एग्रीगेट सप्लाई और पीछे आएगी। ये लॉन्ग रन इम्पैक्ट आ गया आपकी पॉलिसी मेकिंग का, और ये पीछे आती जाएगी। आप समझ रहे हैं आप इन्फ्लेशन से फाइट कर रहे हैं, उल्टा आप जो है इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टूल्स मैंने बताया आपको पीछे, जो टूल्स मैंने मुतारिफ कराया कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, जिसमें सब्सिडी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इंटरेस्ट रेट है, इन टूल्स को एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो टूल आपने इस्तेमाल किया उसका इफेक्ट आपने जो किताब में पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होती है, लेकिन बज़ाहिर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया लेकिन इन्फ्लेशन कम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ना शुरू हो गई। ये पॉसिबल है, इसलिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्यों हो रही है। और इन्फ्लेशन कम करने की यूनिवर्सली अगर आपको देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ कौन सी हैं, जिनको हम कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसीज़। इससे सब एग्री करते हैं कि इन्फ्लेशन हैंडल करने के लिए बेहतर क्या होती हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज़ के बजाय सप्लाई साइड पॉलिसीज़। अब मुजम्मिल भाई आप बता सकते हैं कि डिमांड साइड पॉलिसीज़ किसको कहते होंगे? ऐसी पॉलिसीज़ जो कि डिमांड को कम, एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट लाए, यानी सी को छेड़ने वाली, आई को छेड़ने वाली, जी को छेड़ने वाली, एनएक्स को छेड़ने वाली। और सप्लाई साइड पॉलिसीज जो होती होंगी वो कहलाती होंगी जो कि एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करती होंगी राइट पे। तो ऐसी पॉलिसीज अपनाई जाएं जिससे कि एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो रही हो, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे उन चीज़ों के ऊपर जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाए। तो अब मैं वो लिस्ट कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ साइड पॉलिसीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट ना दी जाए। ये भी हम पाकिस्तानियों ने तजुर्बे से सीखा है कि जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट दी जाती है ना तो वो लंगड़े से एक टांग का लंगड़ा दोनों टांगों का लंगड़ा हो जाता है, आपकी कंधे पे सवार हो जाता है। जब भी हमने सपोर्ट के नाम पे कुछ करने की कोशिश की है ना, इंडस्ट्री से कहा ओ हो चाइना वाले 50 का बनाते हैं, आप 100 का बनाते हैं, लाओ 50 रुपये हम आपको डिस्काउंट करा देते हैं,
आप 50 का बेच दो, बाकी हमसे ले लो। तो वो 100 के बजाय 150 का बनाने लगते हैं, कहते हैं आप 100 दो। ठीक है, ये अरब का ऊँट हो जाते हैं जो खेमे में पहले गर्दन डालते हैं, उसके बाद पूरे खुद आ जाते हैं और आप बाहर खड़े होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं ना, एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इनको सपोर्ट के बजाय इनको आप किसी तरह से इनकी ग्रीसिंग करें, इनको एफिशिएंट बनाएं, एफिशिएंट बनाने की पॉलिसीज पे अमल करें कि समहाउ आप ऐसी पॉलिसीज अपनाएं कि ये मजबूर हो जाए एफिशिएंसी अपनाने के लिए। ठीक है, आप इनको कहेंगे आज से बिजली के बिल में 10% गवर्नमेंट पे करेगी, ये होगी सपोर्ट, ये नहीं चाहिए। ये करेंगे तो वो और गंदा बनाएंगे, और ख़राब बनाएंगे, और सुस्त बनाएंगे। आप उनसे कहो कि भाई आपको ये ट्रेनिंग्स लाजमी लेनी है, आपके वर्कर्स को फलानी जो पॉलिसी है वो लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, आपको आईएसओ की फलानी सर्टिफिकेशंस लाजमी लेनी है। आपको पता है, आप चैंपियन हो, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप इंडस्ट्री को चला रहे हो, देख रहे हो, आपको पता है कि अगर इस प्रोसेस को इन्होंने अपना लिया तो ये एफिशिएंट हो जाएंगे। उन प्रोसेसेस पे उनको चलने पे मजबूर कर दिया जाए। नंबर 3, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ट्रेड टाइज बढ़ाए जाएं। ये गवर्नमेंट कर सकती है। ट्रेड टाइज का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनली जहां जहां हमारी चीज़ें बिकती हैं मज़ीद जगहों को एक्सप्लोर करवाया जाए। ये गवर्नमेंट खुद कर सकती है कि जी आज हम अपने मुल्क के ताजरों को लेके ना साउथ अफ्रीका जाएंगे, कल हम ज़ैम्बिया जाएंगे, परसों हम जिम्बाब्वे जाएंगे, तरसों हम जो है वो और मंगोलिया जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेड टाइज बढ़ाने में गवर्नमेंट हेल्प करे ताकि इनको जो है वो इस तरह की सपोर्ट से ज़रूर फ़ायदा देगी। इससे फ़ायदा होगा, इससे इनकी मार्केट बढ़ेगी, ज़्यादा अच्छा बेचेंगे, ज़्यादा बेहतर तौर पे कमा सकेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? तो यूं हम सप्लाई साइड पॉलिसीज़ को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि एक्चुअली डिफ्लेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अनलेस कि सप्लाई साइड डिफ्लेशन हुई हो और उससे जो है वो प्राइसेस गिरने के साथ साथ जीडीपी बढ़ा हो। सिर्फ उस केस में हम डिफ्लेशन को सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज डिफ्लेशन जो है वो प्रोड्यूसर के लिए डिसइंसेंटिव होता है। अगर डिमांड कम होने से डिफ्लेशन हुई है तो प्रोड्यूसर के लिए डिसइंसेंटिव होता है, कहता है यार ये तो अब तो लोग खरीद भी नहीं रहा और जिस प्राइस पे खरीदने के लिए लोग तैयार हैं उस पर मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो और वो गिरती चली जाती है इकोनॉमी। ठीक है जी, तो ये कुछ बुनियादी सी बातें बग़ैर बहुत ज़्यादा गहराई में गए मैंने आपके साथ आपकी खिदमत में पेश की कि ये इन्फ्लेशन के इम्पेक्ट हैं, इन्फ्लेशन के इश्यूज़ हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी और अब तैयारी करें आप नेक्स्ट लेसन की। आपकी नेक्स्ट लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि गवर्नमेंट वो क्या पॉलिसीज़ बनाएगी जिससे वो अपने पूरे इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चला सके। यानी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो होती है इकोनॉमी के अंदर वो कौन कौन सी तरह की होती है और वो उससे क्या क्या नतीजे निकाल सकती है। एक्चुअली जो हम पीछे बातें पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों को हम रिपीट करेंगे ज़रा डिफरेंट नज़र से। तो एक्चुअली जो बात होने जा रही है वो होने जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की। ठीक है, तो अगेन उसमें भी डिमांड साइड, सप्लाई साइड, वो सब डिस्कस दोबारा होगा। इन्फ्लेशन भी दोबारा डिस्कस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, लेकिन हम डेफिनेशन में अब नहीं जाएंगे, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि किस सिचुएशन में फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होनी चाहिए, किस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होनी चाहिए, पॉलिसीज़ का कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी बातें मज़े की अब हम अगले यूनिट में करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।